बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जनाब सुबह बखैर। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मुतमईन होंगे। और हमेशा की तरह कहती हूँ ना जनाब, अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। मैं अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। एज यू ऑल नो कि मेरा और आपका साथ होता है हर पीर और मंगल की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ कराची FM 96 पर, यानी रेडियो की 96 की फ्रीक्वेंसी पर जनाब आप मुझे 10 से 12 के दरमियान सुन सकते हैं हर पीर और मंगल की सुबह। और अगर किसी वजह से आपसे रेडियो का प्रोग्राम मिस हो जाता है तो आप फिर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक के लाइव सेशन में, जो कि होता है जनाब 10 बजे से लेके नहीं बल्कि 9 से 10 बजे के दरमियान। लाइव सेशन जो होता है जनाब वो रिकॉर्डेड होता है, पब्लिक होता है, आप इसको बाद में भी सुन सकते हैं एंड डेफिनेटली इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है। प्रोग्राम इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। कोशिश की जाती है जनाब के प्रोग्राम में आपको साइको एजुकेट किया जाए, माइंड साइंसेज, स्पिरिचुअल साइंसेज, ह्यूमन बिहेवियर्स और थोड़ी बहुत नफ्सियाती बातें यानी मेंटल हेल्थ की और साइकोलॉजी की बातें जनाब इस प्रोग्राम में की जाती हैं। कोशिश करती हूँ जनाब के हर वो टॉपिक आपके लिए बनाकर लेकर आऊँ, वो कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करके लेकर आऊँ जिससे आपको भी फायदा हो और कहीं ना कहीं मुझे भी फायदा हो। क्या हाल चाल है जनाब, कैसा गुजरा आपका कल का दिन? उम्मीद करती हूँ कि आपका कल का दिन अच्छा गुजरा होगा, बेहतर गुजरा होगा। और हमेशा कहती हूँ ना कि अगर किसी वजह से कल का दिन ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा तो इंशाअल्लाह ताला दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जी मेरा और आपका आने वाला पूरा हफ्ता बहुत अच्छा, बहुत शानदार और बहुत मजबूत गुजरे। आज हम किस हवाले से गुफ्तगू करने वाले हैं जनाब, ये बताने से पहले ये भी बता दूं कि उन लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने कल के प्रोग्राम को पसंद किया। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस करके बताया कि जी हमें नहीं पता था अबाउट फोमो और आपके प्रोग्राम से पता चला। तो मैंने सोचा था कि प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर जरूर दूंगी कि क्योंकि मेरा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ NLP प्रैक्टिशनर और काउंसलिंग से है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर नहीं हूँ। तो मेरा मकसद ये है, या इस पूरे प्रोग्राम का मकसद जो कि हम रेडियो पर लेकर चल रहे हैं गुज़िश्ता 5 सालों से, सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को आगाही जरूर हो, लोगों को हम कम से कम इतना जरूर एजुकेट कर दें कि उनको मालूम हो कि बहुत सारे ऐसे रवैये या बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स जो कि हम समझ रहे होते हैं नॉर्मल जिंदगी में कि कोई परेशानी की बात ही नहीं है, वो परेशानी वाली बात एक्चुअली में होती है। वो नफ्सियाती मसाइल होते हैं, उनका इलाज भी मौजूद है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस भी मौजूद है। तो जनाब इससे कोशिश की जाती है कि आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस जरूर दे दी जाए, बाकी फिर आपका काम है कि आपको जो बेहतर लगता है आप उससे जाकर मदद लीजिए। कोशिश कीजिए कि प्रोफेशनल हेल्प जरूर लीजिए अगर आपको महसूस हो रही है तो बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों के मैसेजेस का। आज जब मैं अपने स्टेशन आ रही थी तो स्टेशन आते हुए बहुत सालों से क्योंकि मैं आ रही हूँ तो जाहिर है हमारी बिल्डिंग के सारे लोग मुझे जानते ही हैं। तो जब मैं लिफ्ट में बैठने लगी तो जो हमारे लिफ्ट वाले भाई हैं वो हमेशा बहुत ख्याल करते हैं। एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ कि लिफ्ट बंद हो गई तो उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा और ही इज़ वेरी एक्टिव और बहुत ख्याल रखते हैं। वो मेरा प्रोग्राम भी काफ़ी शौक से सुनते हैं और बहुत दफ़ा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मैंने किए जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि बाजी आपका प्रोग्राम सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैम कहते हैं शायद वो मुझे, और मेरी बेगम को भी मैं सुनवाता हूँ, उनको भी बहुत मदद मिलती है वगैरह वगैरह। आज जब मैं लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका प्रोग्राम मैंने कल का सुना, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आप बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर रही हैं, महंगाई पर क्यों नहीं बात कर रही? आज का टॉपिक वैसे महंगाई नहीं है, मैंने कहा बता दूं आपको, वैसे ही महंगाई पे जरूर बात करें बाजी, क्योंकि हमें बहुत परेशानी हो रही है इस वजह से और हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं और क्या करें, मतलब गरीब आदमी क्या करे। तो मैंने कहा कि आपने तो बड़ा अच्छा टॉपिक मुझे सजेस्ट किया है और डेफिनेटली इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं जरूर बात करूंगी कि जो महंगाई है उसकी वजह से जो लोगों में एंजाइटी बढ़ रही है, हम सब आप कहीं ना कहीं परेशानी है, तो उसका क्या हल किया जाए तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज महंगाई की बात नहीं हो रही है, आज महंगाई की बिल्कुल ऑपोजिट बात हो रही है। आज हम बात करेंगे जनाब उन लोगों की कि चाहे उनकी जिंदगी में महंगाई हो ना हो, पैसे हो ना हो, लेकिन उनको एक बीमारी हो जाती है और वो बीमारी उनको आज से नहीं होती। रिसर्च क्या बताती है कि किस उम्र में ये बीमारी शुरू होती है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं होर्डिंग के हवाले से। होर्डिंग हो सकता है सुनने वालों के लिए एक नया अंग्रेजी का लफ्ज हो, लेकिन इसके उर्दू में मायने हैं जखीरा अंदोजी। इसीलिए मैंने कैप्शन में, अगर आप लोग थोड़ी सी जहमत किया करें बजाय कि मुझसे कमेंट में या इनबॉक्स में पूछने के, कैप्शन जरूर पढ़ा करें, पढ़ने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें, ऑलरेडी आपके अंदर है, इनबिल्ट है, अल्लाह ने दी है। तो जी जखीरा अंदोजी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी खवातीन करती हैं, बहुत सारे मर्द हजरात करते हैं और बहुत सारी लेटेस्ट रिसर्च तो ये बताती है कि बहुत सारे बच्चों में ये चीज देखने में आई है। पैसे हो ना हो, महंगाई किसी तरह भी हो, लेकिन लोग जखीरा अंदोजी क्यों करते हैं, चीजों को जमा क्यों करते हैं?
भाई ये तो एक अनोखी बात है कि जो लोग चीज़ों को जमा करते हैं, संदूकों में कपड़े पड़े हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, टूटे हुए गमलों को अपने घरों से नहीं निकालते हैं, हत्ता तो ये कि प्लास्टिक की या शीशे की जो पसंदीदा बोतलें होती हैं उन तक को संभाल के रखती है हमारी बाज़ ख़वातीन। बहुत बहुत अरसे तक ऐसे कपड़े पड़े होते हैं जो कि कभी यूज़ में नहीं आते, लेकिन ना हम किसी को दे रहे होते हैं, ना हम उनको अपनी जान से हटा रहे होते हैं। अगर अपनी छतों पर, अगर आपके पास छत की सहूलत मौजूद है, जाकर देखें तो ट्रंक में या छतों पर हर वो फालतू सामान पड़ा है जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर अपनी ड्रॉर खोल के देखें तो मालूम पड़ेगा कि उसमें लातादाद वो अखबारात या वो पेपर्स हैं, वो रिसिप्ट्स हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो पड़ी हैं। ज़रा अपने वॉलेट को आज देखिएगा या अपने बैग को आज ज़रा खोल के ओपन कीजिएगा और ज़रा नोटिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारा ऐसा फजूल सामान है जिसकी एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम और आप उसको फेंकने को तैयार नहीं हैं। अपने वॉशरूम में जाकर देखिएगा, बहुत सारी ऐसी फजूल चीज़ें आपके वॉशरूम में होंगी जो कि ना इस्तेमाल में आ रही हैं और हमने उनको रखा हुआ है संभाल कर। और तो और अपने किचन को अगर जाके देखें और किचन कैबिनेट को देखें तो बहुत सारा सामान हम ये सोच के रखते हैं कि क्या पता फ्यूचर में खुदा ना ख्वास्ता एक अनसर्टेनिटी है, ये हो ना हो और काम आ जाए। अपने फ्रिज को खोल के देखिएगा, उन फ्रिज के अंदर उन छोटे छोटे खानों में जाके देखिएगा, अपने फ्रीजर को खोल के देखिएगा। फ्रिज के जो ऊपर वाला फ्रीजर होता है उसकी बात कर रही हूँ, बड़े फ्रीजर हैं तो फिर आपकी क्या ही बात है जी, फिर आप अमीर लोग हैं। लेकिन जरा देखिएगा कि उसमें जो पुड़ियों में आपने छोटे छोटे पैकेट्स में चीजें रखी हुई हैं, वो मसाले जिसके अंदर अब सुरसुरियां पड़ गई हैं, सुरसुरियां ही कहते हैं ना, उनको जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये होर्डिंग जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये एक्चुअली में एक डिसऑर्डर है। और इसको डिसऑर्डर का नाम मैंने नहीं दिया जनाब, DSM-5 की रिपोर्ट के मुताबिक इसको बाकायदा अब एक डिसऑर्डर का नाम दे दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जी ये DSM-5 किस बला का नाम है। ठहर जाइए, परेशान ना होइए, ये किसी बला का नाम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बात करते हैं माइंड साइंसेस की और माइंड साइंसेस और साइकोलॉजी आपस में ज़रा रिश्तेदार लगते हैं। तो साइकोलॉजी में जनाब वो तमाम मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको बाकायदा डायग्नोस्टिक किया जाता है या जो उनका डायग्नोस्टिक मैनुअल होता है, बेसिकली DSM-5 उसका नाम है। तो जनाब डायग्नोस्टिक मैनुअल के हिसाब से जो कि मेंटल डिसऑर्डर का है हिस्सा या मेंटल डिसऑर्डर का जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है, वो मुझे और आपको ये बताता है कि होर्डिंग जो है वो बाकायदा एक डिसऑर्डर है और लोगों को मालूम नहीं है कि लोग इस खतरनाक डिसऑर्डर का शिकार हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद एक्सट्रीम डिप्रेशन होता है, परेशानी होती है। और तो और बात यहाँ खत्म नहीं होती, लोग इसकी वजह से परेशान होकर सेल्फ हार्म पर जाते हैं, या तो अपनी जात को नुकसान पहुंचाते हैं या दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों के अंदर, आदमियों के अंदर, इवन खवातीन के अंदर वायलेंस पैदा होता है, यानी तशद्दुद वाले ख्यालात पैदा होते हैं। और सबसे जो अफसोसनाक बात है वो क्या है, जब भी हम किसी की खुदकुशी की खबर सुनते हैं तो हम जो भी काउंसलर्स या थेरेपिस्ट या जो लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं वो डीप डाउन जाते हैं कि लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते क्यों हैं। कहीं ना कहीं एक रीजन होर्डिंग भी होती है। आपको ये सारी बातें बताने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे इलाज करवाइए, लेकिन आपको मालूम तो हो सकता है कि आपके घर में आपका भाई, आपका बेटा, आपकी बेटी या आप खुद कहीं ना कहीं इस चीज का शिकार हो और आपको समझ ही ना आ रहा हो, आपको पता ही ना हो, और आप उसको अपने ही तौर से, क्योंकि हम खुद ही बड़े अच्छे काउंसलर होते हैं ना, हम खुद ही बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं, हम कहते हैं जी आपको क्या पता जो मुझे पता है, मैं ऐसे ही ठीक होंगी, मैं ऐसे ही ठीक होऊंगा। तो कभी कभी हम कह रहे होते हैं कि नहीं, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वजह है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वजह है। बच्चा या बड़ा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको ये आदत है। हर चीज आदत नहीं होती, बल्कि बहुत सारी चीजें डिसऑर्डर बन चुकी होती हैं, हमको पता नहीं चलता। और यही कोशिश है मेरी गुज़िश्ता 5 सालों से कि आपको एटलीस्ट इतना साइको एजुकेट जरूर कर जाऊं कि अगर आपको मालूम हो गया है, महसूस हो गया है, तो चुपचाप जाके किसी बेहतर साइकियाट्रिस्ट को या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दीजिए ताकि आप इस तकलीफ से बच जाएं। बहुत सारी बिहेवियरल साइंसेज में ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे अंदर होती हैं, पनप रही होती हैं, लेकिन हम उनको ना तो समझते हैं, ना उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और सारी जिंदगी जादू, टोना, नजर या फिर अपने या किसी और के ऊपर इल्जाम लगाकर उस चीज को कवर करते रहते हैं, विच इज नॉट अ राइट थिंग। तो आज हम बात करेंगे होर्डिंग के हवाले से जखीरा अंदोजी क्या है जी। माइंड साइंसेस में कहा जाता है जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अभी मैं आपसे माइंड साइंसेस की बात करूंगी, ये साइकोलॉजी में इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन माइंड साइंसेस में हम इसे कहते हैं कि इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर ये बढ़ जाए तो। दूसरी चीज कि इसकी कैटेगरी भी बताऊंगी, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसको क्योर किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है।
अगर ये ओल्ड एज में आपके घर के किसी बड़े के साथ है, अगर आपके हस्बैंड के साथ है, अगर आपके साथ है और आपको लगता है कि मेरी अब एज जो है वो अडल्ट्स में है, तो फिर आप इसको बेहतर अंदाज में क्योर कर सकते हैं। पहला स्टेप यही है टू अंडरस्टैंड दिस। यस, अगर ये आदत बच्चों में है या टीनेजर्स में है तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि ज्यादा चांसेस हैं कि फिर ये चीज जड़ से खत्म ना हो तो कम से कम 1% रह जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी ये बड़ों में है तो फिर ये क्योरेबल है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि बेसिकली होर्डिंग जो है वो ओसीडी की ही एक किस्म है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ। बेसिकली होर्डिंग जो है वो ओसीडी डिसऑर्डर का ही हिस्सा है, लेकिन क्योंकि अब इसको DSM-5 ने एक प्रॉपर डिसऑर्डर का नाम दे दिया है तो अब इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट्स भी हैं, इसकी दवाइयां भी हैं और इसका हल भी है। आज जरा बात करेंगे होर्डिंग के हवाले से, और मैं आपको इतनी अमेजिंग चीजें बताने वाली हूँ कि जिसके बारे में जब मुझे मालूम हुआ तो मुझे दिल चाहा कि बस मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये क्यों दिल चाहा। अभी पिछले 2-3 मेरे ख्याल हफ्ते पहले जब मैं शादियों के ब्रेक से वापस अपने बैक टू वर्क आई तो मेरी एक ट्रेनिंग चल रही थी विद अ डॉक्टर एंड पूरी टीम वगैरह के साथ। जो लोग काउंसलिंग करते हैं उनको हर थोड़े थोड़े दिन के बाद कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स देते रह जाइए ताकि वो रीजेनोवेट होता रहे। तो एनीवेज वहां मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो एज अ ट्रेनर थी वहां पर, मैं तो ट्रीटमेंट नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ देख रही थी, लेकिन मैंने वहां एक ऐसे पेशेंट को देखा, क्लाइंट नहीं था, पेशेंट था, जो कि होर्डिंग डिसऑर्डर का शदीद शिकार था। ही वॉज अ वेरी यंग बॉय, बहुत ही नौजवान इंसान, यानी 24-25 साल उसकी मुश्किल से उम्र होगी, और वो होर्डिंग का शिकार था और जिसकी वजह से उसने अपने आप को सेल्फ हार्म किया हुआ था। अपनी बॉडी पे उसने कट्स लगाए हुए थे, और जब पता चला तो जाहिर है जहां ये पता चला कि उसकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स कम हैं, डॉक्टर्स ने दवाइयां दी, उसका CBT शुरू हुआ, उसको और तरह से हेल्प की गई। वहां ये मालूम हुआ कि इस बच्चे को होर्डिंग है, और होर्डिंग आज से नहीं है, गुज़िश्ता कोई 14 या 15 साल की उम्र से ये चीज शुरू हुई होगी। एंड देन आई गॉट टू नो कि जब मैंने होर्डिंग के बारे में पढ़ा है और मेरे सामने एक ऐसा विक्टिम आ गया, केस आ गया, तो क्यों ना लोगों को इस चीज की आगाही दी जाए। हम में से शायद हो सकता है हर दूसरे तीसरे घर में किसी को ये तकलीफ हो, किसी को मालूम ही ना हो, तो इससे पहले कि कोई खुदा ना ख्वास्ता हादसा हो जाए या कोई तकलीफ पहुंच जाए अपने आप को या दूसरे को, हम उसको बर वक्त ट्रीट करने की कोशिश करें। पहला स्टेप ये है, जो छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगी उसके साथ कोशिश करें। वो नहीं बनता है तो फिर आप उसको आगे जाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ लेट मी रीड द मैसेजेस फर्स्ट, और देखते हैं जनाब के इसको कैसे लेके आना है आगे टॉपिक की सूरत में। वालेकुम अस्सलाम नाजो जी, वालेकुम अस्सलाम सादिया, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम संशु शाह, एंड ऊपर किसका मैसेज गया? वालेकुम अस्सलाम राबिया जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जवाद। आई डोंट नो मैंने किसका मैसेज मिस किया है और किसका नहीं। जिन जिन के मैसेज मुझे नजर आ गए हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये बात मैं बताती चलूं कि रिसर्च ये बताती है जी कि होर्डिंग की जो बीमारी है या होर्डिंग के जो सिम्टम्स हैं वो एक्चुअली में शुरू ही बचपन से होते हैं, यानी जब आप अपनी टीन एज से भी पहले वाले टाइम पर होते हैं। 13 से 15 वाला टाइम जो होता है अमूमी तौर पर, उस वाले टाइम पर स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन की किसी वजह से बच्चों में या बड़ों में, स्पेशली बच्चों में, ये चीज बढ़ जाती है। बहुत दफा वो बच्चे जो कि निग्लेक्ट होते हैं, बहुत बार वो बच्चे जो कि अकेले रहते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे घर जहां पर शायद इकलौता बच्चा है या जहां पर शायद बहुत सारे लोग नहीं रह रहे या जहां पर शायद वालिदैन ने बच्चे को इतना ज्यादा स्पॉइल कर दिया है कि उसके हाँ कहने पर उसको हर चीज की अवेलेबिलिटी मौजूद है। आप देखें, बहुत माजरत के साथ मैं कभी कभी बच्चों के साथ ही बात करती हूँ, आप देखें बहुत सारे आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि इकलौते बच्चे हैं या 4 बहनों के 1 भाई हैं, तो माँ बाप के क्योंकि लाडले हैं तो माँ बाप ने उनके कमरे में हर चीज रखी हुई है। आई रिमेम्बर मैं एक बच्चे के साथ बात कर रही थी तो उसने मुझे कहा कि आंटी मैं आपको अपना पूरा कमरा दिखाऊं, और उसके कमरे में पूरा फुल था, उसके कमरे में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं हो। फिर भी बच्चे के अंदर ये एक अर्ज थी कि अभी भी मेरे पास ये वाला टॉय नहीं है और मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर अपनी आदत से मजबूर होते हैं, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि अगर आप बच्चों को अकेले रखते हैं या उन्हें हर चीज की अवेलेबिलिटी देते हैं, उनका कमरा भरा हुआ रहता है, तो ऐसे बच्चों में भी होर्डिंग डेवलप हो सकती है। बहुत दफा वो बच्चे जो कि ब्रोकन फैमिली से होते हैं, बहुत दफा वो बच्चे जो कि ब्रोकन फैमिली से तो नहीं होते लेकिन उनका पूरा बचपन माँ और बाप की लड़ाई झगड़ा देखते ही बड़ा हुआ होता है। माँ बाप की आपस में लड़ाई, तलाक नहीं होती, डिवोर्स नहीं होती, लेकिन बच्चे ने पूरी उम्र माँ और बाप को लड़ते झगड़ते देखा होता है, बच्चे ने पूरी जिंदगी उनका यही रूटीन देखा होता है, तो बच्चे के अंदर वो चीज स्ट्रेस की सूरत में बन गई। बहुत बार वो बच्चे जो कि निग्लेक्ट होते हैं, यानी एक भाई माँ का ज्यादा प्यारा है, गोरा चिट्टा है, पढ़ने में भी अच्छा है, तो दूसरे भाई को या दूसरी बहन को आपने निग्लेक्ट कर दिया, उसके अंदर ये आदत डेवलप हो सकती है। बहुत बार बच्चों के अंदर पेरेंट्स अगर उनकी खाने की, उनके रूटीन की तवज्जो नहीं देते, जिसके ऊपर हम गौर ही नहीं करते,
بہت بار باڈی کے اندر اگر نیوٹرینٹس کی کمی ہو تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دماغ میں یہ کمزوری بنتی ہے اور بچوں کے اندر سٹریس ڈیولپ ہوتا ہے. بہت بار اگر آپ اپنے بچوں کو کالے نہ ہو جائیں, چوٹ نہ لگ جائے, اس ڈر کے مارے سینچ کے رکھتے ہیں اور بچوں کو سپورٹس میں نہیں انوالو کرتے, بچوں کو باہر کی ایکٹیویٹیز, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں ان کو سویٹ نہیں کرواتے, تو بھی کہتے ہیں کہ اگر بچوں کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے تو کیونکہ ان کی باڈی تو سٹریس بنا رہی ہے اور اس کو موقع نہیں مل رہا کہ وہ سویٹ کرے, اور آپ نے اس کو ایکس باکس دے دیا, ٹی وی دے دیا, گھر کا دے دیا کہ نہیں کھیلو نہیں, ماحول بہت خراب ہے آج کل کا, جو کہ ہے, بٹ کوئی نہ کوئی تو ٹرائی ٹو فائنڈ اندر وے کہ کوئی اور سولوشن نکلے, تو بھی بچوں کے اندر سٹریس جمع ہوتا ہے اور ہوڈنگ کی عادت ہوتی ہے. اب ہوڈرز کرتے کیا ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں میں, ان کے کمروں میں سامان بکھرا ہوا ہوتا ہے. ان کو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان دیئر مائنڈ کہ اگر یہ چیز مجھ سے چلی گئی تو مجھے تکلیف ہوگی. بہت سارے لوگوں کو بہت سارے قصے ملے ہوں گے, بٹ آئی ریمبر کہ میرے بہت سالوں پہلے آئی ہیڈ اے کلائنٹ کہ جن کا ان کو پودوں سے بہت لگاؤ تھا, اور ان کا ایک خاص محبت سے وہ کہیں سے گملہ لے کر آئی تھی, اس کے اوپر انہوں نے کوئی پینٹ شینٹ کیا, ان کے بچے نے بال ماری, ٹوٹ گیا گملہ. اس کے بعد انہوں نے بچے کا جو حشر کیا وہ تو جو کیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے, کین یو بلیو کہ وہ جو ٹوٹا ہوا گملہ تھا اس کو بجائے کے پھینکنے کے, انہوں نے اس ٹوٹے ہوئے گملے کے پیسز لیے, اس کو ایک شاپر میں, ایک پلاسٹک کے شاپر میں ڈالا, اس کو پیک کیا اور اس کو رکھ دیا کہ یہ تو میں اس کے ٹکڑے بھی نہیں پھینکوں گی کیونکہ یہ میرے دل کے اتنا قریب ہے. ان کے ہسبینڈ نے, ان کی بہنوں نے, جس نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی, انہوں نے ہر ایک سے لڑائی کی, اور پھر کہیں نہ کہیں وہ اس اینزائٹی ببل میں بھی رہی. یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دی. ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ یہ تو میں نے بہت کامن دیکھا ہے, یعنی یہ تو میں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے, بہت سارے گھروں سے جہاں سے میں گزر کے آئی ہوں, جاتی ہوں, میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں خواتین کی ایک عام عادت ہوتی ہے صندوقوں میں, ٹرنک میں سامان رکھ دینا, چھوڑ دو کسی فلانے موقع پہ کام آ جائے گا. اور بعض کپڑے موقع پہ کام آتے بھی نہیں ہیں, وہ لوگ ہی چلے جاتے ہیں, کپڑے یوں ہی رہتے ہیں. ہم دینے میں بھی بہت معذرت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کپڑے دیں جب ہم نے اچھی طرح جی بھر کے پہن لیے, ہم کو ٹائٹ ہیں, ہم کو لوز ہیں, کہیں سے ادھڑ گئے ہیں, کہیں سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے سٹورز میں, ٹرنک میں, سوٹ کیسز میں کپڑے رکھیں ان کو ہم رکھ دیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں دماغ میں ایک چیز ہے, فیوچر کی انسرٹینٹی, کہیں کم نہ پڑ جائے, کہیں کام ایسا نہ ہو کہ کسی وقت ضرورت پڑے اور ہمیں کام نہ آئے. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسا سوال کریں گے کہ نا میں ایسا بہت بار ہوتا بھی تو ہے, کبھی کبھی کوئی چیز ہم دے دیتے ہیں اور جب وہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیز ہمیں ملتی نہیں ہے, لیکن اس کا کہیں نہ کہیں سولوشن تو ہے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوڈنگ آپ کے اندر ہے تو پھر آپ کو اس کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے, اور نہیں کر پا رہے تو کم سے کم اس کو بہتر طریقے سے کیور کیجیے. ایک اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ جینیٹیکلی ٹرانسفر بھی ہوتی ہے. اگر آپ کی دادی, نانی, ماں, باپ یا کسی کے اندر بھی یہ چیز چلی آ رہی ہے تو بہت چانسز ہیں کہ یہ آپ کے اندر بھی ڈیولپ ہو جائے. اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے, یہ ہم میں سب میں تھوڑی تھوڑی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. مردوں کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کے لیے یا اپنے, جیسے میں نے کہا, ریسپٹس جمع کرنا, چیزوں کو جمع کر کے رکھنا اور پھر ان کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ رکھ لینا. جوتوں کو, یعنی وہ جوتے جو اب استعمال میں بھی نہیں ہیں, آؤٹ آف فیشن بھی ہو گئے ہیں, وہ جینز, وہ شرٹس استعمال کر کے رکھنا کہ جو آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ یہ فلانے نے مجھے دی تھی. اب وہ شرٹ شاید آپ کے کام کبھی نہ آئے, آپ اس کو پہنے نہیں, لیکن آپ کسی کو دے رہے, آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے. یہ چیزیں نقصان کیوں دیتی ہیں؟ کیونکہ فار انسٹنس اگر یہ چیز آپ کے ساتھ کسی وجہ سے وہ چیز پھٹ جائے یا غائب ہو جائے, یا کوئی, جیسے میں نے کہا میری کلائنٹ کے بچے نے وہ گملہ توڑ دیا تو انہوں نے اس کو پورا رکھا سیٹ کر کے, اور انہوں نے مجھے دکھایا کہ آپ دیکھیں یہ میرے پاس ہے. اور بڑی چیلنجز کے بعد پھر ہم نے, ہماری پوری ٹیم نے, when I was working, تو ان کو اس چیز سے نکالا کہ بھائی آپ اس کو ڈسکارڈ کیجئے تاکہ آپ کے دماغ کے اندر ایک ہلکا پن محسوس ہو. ایک اس کی یہ چیز ہو سکتی ہے. پھر ہوڈنگ میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز آپ کو میں بتاؤں, اگر ہم اس کی کیٹیگری کی طرف چلیں تاکہ آپ کو یہ بھی تو علم ہو کہ ہوڈنگ, یہ تو سمجھ آ گیا کہ چیزیں جمع کرنا, ذخیرہ اندوزی کرنا, اس بات کے ڈر سے کہ کہیں کم نہ پڑ جائے. اس کی ٹائپس کیا ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اس ٹائپ میں کہیں نہ کہیں فکس ان کر سکیں اور آپ کو آئیڈیا ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی اس کا کہیں نہ کہیں شکار ہیں. بیسیکلی تو اس کو, کیونکہ ہوڈنگ OCD ڈس آرڈر ہے, تو اس کو بہت ساری کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی 2 کیٹیگریز بہت کامنلی ہم دیکھتے بھی ہیں, اور میں نے ان کو 2 کو چوز کیا ہے تاکہ شاید آپ کو ہیلپ ہو سکے. ایک ہے ڈیجیٹل ہوڈنگ, دوسری ہے اینیمل ہوڈنگ. لیٹس ٹاک اباؤٹ اینیمل ہوڈنگ. بہت سارے لوگوں کو جانوروں کو یا پیٹس کو جمع کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. کتے, بلی, پرندے, چرند, پرند, مچھلیاں, کچھوے وغیرہ وغیرہ. جو ہوڈرز ہوں گے, یعنی جن لوگوں کو ہوڈنگ کا ڈس آرڈر ہے,
ایسا نہیں ہے کہ لوگ ظاہر ہے پیٹس میرے گھر میں بھی ہیں, آپ کے گھر میں بھی ہوں گے, اور پیٹس میں صرف کتے بلی نہیں آتے, چڑیاں بھی آتی ہیں, بلبل بھی آتی ہے, فاختہ بھی آتی ہے, کبوتر بھی آتے ہیں. لیکن جو ہورڈرز ہیں یعنی جن کو ڈس آرڈر ہے وہ کیا کریں گے, ایکسیسو اماؤنٹ میں جانوروں کو جمع کریں گے اور ان کی صفائی نہیں کر پائیں گے. یعنی انہوں نے جمع تو کر لیے, پنجرے میں بہت سارے جانور ہیں, لیکن ان جانوروں کی جگہ کیونکہ صاف نہیں ہو رہی ہے, جہاں پر وہ بیٹھے ہیں, جہاں پہ ان کو باجرہ دیا جا رہا ہے یا کھانا دیا جا رہا ہے, صفائی نہیں کر پائیں گے. گھبراہٹ بھی ان کو ہوگی, چڑ بھی آئے گی, لیکن جمع پہ جمع کیے جائیں گے. اٹ از سیم لائک کہ جن لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, اس میں بھی ایک ڈس آرڈر میں نے اکثر لوگوں میں دیکھا کہ ایک تو جیسے ہم جیسے لوگ ہیں, ہم نے کتاب پڑھی, ہم نے کسی کو دے دی, طریقے سے سیٹ کر دیا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں صرف کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے, بڑا بڑا وہ کچھ نہیں رہے اور ہر طرف آپ کو ان کی کتابیں نظر آئیں گی. کیا ہے, آپ کو اپنے آبسیشن کا پوزیشن ہو گیا. بیسک اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک چیز کو پہلے آپ اس کو لے کے آبسیسڈ ہوئے, اس کے بعد آپ نے اس کو اپنا پوزیشن ہی بنا لیا. یعنی آپ اس کی نہ صفائی کا خیال کر رہے, نہ ان کا کھانے کا خیال کر رہے, بس آپ جمع پہ جمع کیے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا آپ کا جو اندر کا اسٹریس ہے اور جو ٹراما ہے اس کو ایک اسکیپ مل گیا. میں کل ابھی اپنے کلائنٹ سے بات کر رہی تھی, میں انہیں کہی تھی کہ اگر ہمیں اور آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ زندگی میں میرے اور آپ کے دکھ تکلیفیں ٹراما, یہ دکھ تکلیف اس لیے بات کر رہی ہوں کہ اسی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. خوشی میں کوئی انسان یہ پاگلوں والی حرکتیں نہیں کرے گا, سب ریلیکس رہیں گے, رائٹ, نہ غصہ ہوگا, نہ فرسٹریشن ہوگی, نہ ہوڈنگ ہوگی, نہ فومو ہوگا, نہ کچھ اور ہوگا. میرا آپ کا جو ٹراما ہے اگر وہ ہیل نہیں ہوتا اور اگر ہم اس کو ٹریٹ نہیں کرتے, اس کو کیور نہیں کرتے, تو وہ کہیں نہ کہیں اپنا اسکیپ تلاش کرتا ہے. یہ برین کی ٹرک ہوتی ہے. جو ہورڈرز ہوتے ہیں یا وہ لوگ جن کو ہورڈنگ کی, ذخیرہ اندوزی کی عادت ہے, ان کے اندر کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی آپ کی ساس جو ہیں وہ آپ کو پرانے زمانے کی چیزیں بیچنے نہیں دے رہی, نکالنے نہیں دے رہی. آپ کی امی ہیں, آپ کی دادی ہیں, عموماً میں نے ساسوں کے اندر بہت چیز دیکھی ہے, میں نے خود بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ کوئی پرانی گندی ٹوٹی پھوٹی چیز بھی ہے لیکن وہ گھر سے نہیں جائے گی. اگر وہ گھر سے گئی تو میں بھی گھر سے جاؤں گی, گھر چھوڑ کے نکل جاؤں گی. عام بندہ سوچے کہ یہ کیسی بات ہے, ہم آپ کو نئی چیز لا دیتے ہیں, لیکن نہیں, جس وقت تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ اس وقت کی ہے. تو یہ سوچیں اس وقت سے 40 سال کی ایک مشینری کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں ہماری پرانی جو پیاری پیاری بزرگ ہوتی ہیں. کیوں؟ اٹیچمنٹ ہے. اب عام بندہ جو آج کے دور کا فاسٹ ٹریک پر ہے وہ تو اتنا نہیں سوچے گا, وہ کہے گا بھائی کیا بات ہے, کیا الٹی سیدھی باتیں. لیکن جس کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے اس کے لیے یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. ایسے لوگ سیلف ہارم بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگ دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. مجھے یہاں ایک بڑی اچھی سٹوری یاد آ گئی, ایک خاتون کی سٹوری تھی, پتہ نہیں بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے. وہ اس آبسیشن میں باقاعدہ بلیک میجک کرتی تھی. وہ بری انسان نہیں تھی, لیکن کیونکہ ان کا آبسیشن ان کا پوزیشن تھا اور ان کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ یہ میری چیزوں کو جو ہے یہ کل کی آئی بھی بہو پرانی چیزوں کو نکال رہی ہے, جبکہ وہ بیچاری اپنے اور صفائی کر رہی تھی گھر کی کہ گھر ذرا صاف ہو جائے, اجلا ہو جائے. ٹوٹے برتن, ٹوٹے کناریاں ٹوٹی ہوئی ہیں. کپ کے آپ دیکھیں گے ایک عام رواج ہے ہمارے پاکستانی گھروں میں, آئی ڈونٹ نو وائی, جب کپس ٹوٹ چکے ہیں, ان کا ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے, ٹوٹے ہوئے کپ یوز ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں, تو اس کا واز بنا لیں گے. کسی ایک آدھ کا اگر آپ نے کر لیا, لیکن اگر آپ بوتل کے ڈھکنے جمع کر رہے ہیں, خالی بوتلوں کو جمع کر رہے ہیں. میں ایسے گھروں کو جانتی ہوں, میں نے وٹنس کیا ہے کہ جن کے گھر میں پلاسٹک کی نئی بوٹلز آ گئیں, لیکن جو پلاسٹک کی پرانی بوٹلز ہیں وہ رکھی ہیں. اب وہ کہاں رکھی ہیں؟ وہ کچن کے اس پرانے گندے ایریا میں رکھ دی ہیں, جو بیچارہ گندا کبھی تھا نہیں, لیکن ہم نے اس کو گندا بنایا ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ اس کو کھول کے دیکھیں یا کبھی غلطی سے آپ کی نظارہ پڑ جائے تو آپ پوچھیں کہ سنیں جی یہ کہاں کیوں رکھی ہیں آپ نے, کہ نہیں کسی وقت کام آ جائے. اب وہ کسی وقت کام کے وقت کب آئیں گی؟ کام آ جائے تو ایک چیز رکھ لیں, چلیں شاید ایک وقت کام آ جائے. آپ نے اتنی پلاسٹک کی بوٹلز جمع کی ہیں, آپ نے اتنی خالی بہت سارے لوگوں کو تو ڈھکنے جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے, خالی کاغذ جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے, اور تو اور شاپر. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو عادت ہوگی, ایک حد تک جمع کریں, زیادہ کر رہے ہیں تو بیماری ہے. خالی تھیلیاں, یہاں سے تھیلی پکڑ, وہاں سے تھیلی پکڑ. پھر ہوگا کیا, جب الماری کھولے, مجھے یاد آ گئی ہماری ایک رشتے دار, انہوں نے کہا کہ انم میں نے اتنی تھیلیاں جمع کر لی ہیں کہ اب جب الماری کھولتی ہوں تو کپڑے کم, تھیلیاں زیادہ نکلتی ہیں. کیا ہے؟ دس از یور obsession. دس از ناٹ دا رائٹ وے. اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ شدید اسٹریس ہیں, آپ اس چیز کو کم کیجئے, یہ چیز بیماری بن جائے گی. اینڈ میں آپ کو جن کا بتا رہی ہوں, انہوں نے بلیک میجک باقاعدہ شروع اس لیے کیا کیونکہ ان کو اس بات کا تکلیف تھی. میں نے کہا نا ایسے لوگ یا تو سیلف ہارم کریں گے, خود کو تکلیف پہنچائیں گے, جیسے اس لڑکے نے پہنچائی, اپنے اوپر کٹس لگانا شروع کر دیے. اور اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہیں میری امی اور میرے گھر والے, کہ وہ میری چیزوں کو پھینک رہے ہیں, میری ان خراب چیزوں کو پھینک رہے ہیں, جبکہ وہ بیچارہ خود
अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था उस वक्त कि वो बीमारी का शिकार है, घर वाले गलत नहीं कर रहे, लेकिन उसने गुस्से में आके अपने आप को कट लगाया। बहुत से लोग दूसरों को मारते हैं, बहुत से लोग खुदकुशी करने लगते हैं, बहुत से लोग अपने आप को खत्म करके समझते हैं ठीक है मैं ही चला जाता हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ ना मेरी वजह से मुश्किलात हो रही हैं। ये अब माजरत के साथ हमारी जो माएँ हैं, मैं तो सबको कह रही हूँ, चाचियाँ हैं, सासें, उन्हें यही लगता है बहू आ गई है, सारी चीजें निकलवा रही है, बस इसको मैं ही नाकारा लग रही हूँ, एक दिन मुझे भी घर से निकाल देगी, इससे पहले मैं खुद ही घर छोड़ के निकल जाती हूँ। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? This is actually your disorder. It has nothing to do with your bahu or with your beti or with your, with another person. You need to understand this कि ये जो चीज मैं जमा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका कोई फायदा है? ओके, अब हम इसकी डूज एंड डोंट्स पे भी आएंगे, लेकिन जो एनिमल होर्डिंग है वो ये है कि अगर आप जानवरों को जमा कर रहे हैं तो होर्डर्स जमा करते हैं, ख्याल नहीं रख पाते और गंदगी होती है और फिर उनके जानवर जमा रहते हैं। दूसरी चीज क्या है? दैट इज डिजिटल होर्डिंग, जिसका प्लीज बहुत ध्यान रखा करें। नाउ व्हाट इज डिजिटल होर्डिंग? आपके फोन में, आपके लैपटॉप में जरूरत से ज्यादा फोटोज हैं, फाइल्स हैं, ईमेल्स हैं और आप उनको डिलीट करने को तैयार नहीं है अनटिल अनलेस कि आपका फोन खुद ही आपको बार बार मैसेज दे के फॉर्मेट हो जाएगा अगर तुमने डिलीट ना किया था। या स्टोर आप देखें, ये आम एक चीज देखी है मैंने लोगों में। मैं अपनी दोस्त को भी एक जानती हूँ कि वो हर बार मुझे कहती थी कि यार अनम मुझे वो कहती थी कि अनम तुम अजीब हो, तुम जो कोई चीज फालतू होती है देखती हो डिलीट कर देते हो, देखते डिलीट कर देते हो, तुम्हें किस बात का ये होता है कि तुम फौरन डिलीट करती हो? तो मैं उससे कहती थी कि भाई इससे पहले कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो फालतू है इसको रखने का क्या फायदा, डिलीट कर दो। लेकिन मैं उसको देखती थी कि जब तक उसके फोन पे ये मैसेज नहीं आता था ना कि स्टोरेज हो गई, तब तक वो भरा रहता था। डिजिटल होर्डिंग है। चेक कीजिए आपके फोन में कौन से सन की जब जिस वक्त से फोन आपके हाथ में आया, 2 साल से आया है, 4 साल से, 6 साल से, 3 साल से, उस वक्त से अब तक आपने कितनी आलतू फालतू तस्वीरें खींची और कितनी तस्वीरों को आपने साफ किया है? नहीं किया होगा। कितनी वीडियोज हैं जो किस जमाने की चली आ रही है मगर वो सेव्ड हैं, कौन साफ करे? फाइल्स को जमा कर करके रखा हुआ है। वीडियो कॉल्स को छोड़ें, आप वीडियोस जो होती हैं उनको जमा करके रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट्स को जमा कर करके रखा हुआ है। किसी वक्त काम आ गया तो सबूत के तौर पे दिखाएंगे। दिस इज टोटल नॉनसेंस। ये आपके ब्रेन का एक डिसऑर्डर बनता जाता है और आपको पता नहीं चलता। तो डिजिटल होर्डिंग जो है वो आज के दौर में बहुत ज्यादा है। कोशिश कीजिए कि सॉर्टेड रहिए। नाउ व्हाट हैपेंस जब हम डिजिटल होर्डिंग करते हैं या एनिमल होर्डिंग को समझते हैं, अंदर क्या होने लगता है दिमाग के? अगर मेरा दिमाग मैं चाहती हूँ कि सॉर्टेड हो, अगर मेरी गुफ्तगू में चाहती हूँ कि मुझे लोग मैसेजेस करते हैं व्हेन आई जब मैं लोगों के वॉइस नोट सुनती हूँ, एक वॉइस नोट में 6 मसले होते हैं एंड दे वांट कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको 6 मसले बता दूं एक ही वॉइस नोट में। एक का कनेक्शन दूसरे से बिल्कुल नहीं हो रहा, एक यहाँ की बात हो रही है, दूसरी कहीं और की बात हो रही है, चलो फ्री में भी बता दें। लेकिन इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि दिमाग कितना उलझा हुआ है, सॉर्टेड ही नहीं है। 3 मसले तो ऐसे हैं जो मसले हैं ही नहीं, जो आपने खुद बनाए हैं। अगर आप तसल्ली से बैठ के अपना ही, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने अपने साथ भी बहुत बार किया है। आई यूज टू डू द सेम थिंग। मैं कोई आसमान से नहीं उतरी हुई हूँ। मैं कई बार ना अपने वॉइस नोट सुनती थी तो मुझे लगता था ये मैंने क्या बोला है, ये क्या बोला क्या है मैंने, ये क्या बात कर रही हूँ मैं, ये बात यहाँ से शुरू हुई थी, अनम क्या बोल दिया। देन आई मैंने फिर अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया। मैं और आप अपने वॉइस नोट भी नहीं सुनते हैं, सुना कीजिए। ये वॉइस नोट जो है मुझे आपको बड़ा फायदा देते हैं। वो पता चलेगा एक ही मुद्दे पे बात हो रही है, उसी पर बात कीजिए, सॉर्टेड रहिए। और फिर जब कोई दूसरा आपको हल बता रहा है तो नहीं, अच्छा मैं किसी को वॉइस नोट में हल बताऊंगी, आगे से फिर उसी मुद्दे पे वापस आ जाएंगे, नहीं लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी तो कोई बात नहीं। डॉक्टर भी हमें कह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी आपका मसला तो कहीं नहीं जा रहा। अगर डॉक्टर आपको कह रहे हैं तो वो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर असली में है या आप खुद अपने डॉक्टर हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ? हमेशा अपने मैसेजेस को, अपने वॉइस नोट को गो थ्रू किया कीजिए। आई स्टिल डू दिस, क्योंकि हम में से कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं है और परफेक्ट भी नहीं है। थोड़े थोड़ी अब नॉर्मलिटी सब में रखी है कहीं ना कहीं अल्लाह ने, शायद जरूरी भी है वो। लेकिन जब आप अपने आप को बार बार चेक करते हैं ना, इससे होता क्या है, आपको पता चलता है कि यार इस वक्त ना मैंने, क्योंकि मैं जहनी उलझावों में था या थी, इस वक्त थोड़ी सी ना मैंने बात उलझी हुई कर दी है, तो क्या जरूरत है मुझे? आई नीड टू गिव माई सेल्फ अ पॉज। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये जो डिसऑर्डर का एक चैलेंज आता है ये रुकेगा। इसको हम, जब हम इसकी टेक्निक्स के ऊपर बात करते हैं तो जो इसकी पहली टेक्निक है वो क्या है, क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंट एक रिसर्च हुई 1999 में, और ये आपको में से बहुत सारे लोगों को पता है कि जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट रिसेंट रिसर्च तो वो रिसेंट इतनी ही रिसेंट होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बस अब कल परसों रिसर्च हुई और आपको बता दी। एक रिसर्च में ये पता चला कि वो तमाम लोग जिन्हें कॉन्टिन्यूसली हेडेक रहता है या नोजिया की फीलिंग रहती है, यानी फील्स लाइक वॉमिटिंग,
یا اگر وہ تھوڑا سا بھی کچھ کھا لیں اور انہیں انزائٹی سی ہونے لگے یا طبیعت الجھانے لگے، ایسے لوگوں کو عمومی طور پر جب مائنڈ فٹیگ ہوتا ہے، مائنڈ فٹیگ کے اوپر میں بات کرنے والی ہوں، تو مائنڈ فٹیگ میں بہت دفعہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہورڈرز ہوتے ہیں، چیزیں جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے. گاڑی دیکھیں ایسے لوگوں کی، الماری دیکھیں، ڈرار دیکھیں، میک اپ کا سامان دیکھیں. اب کتنا میک اپ کا سامان ہے جو بالکل فالتو ہے، بھائی اس کو نکالیں. کتنی چیزیں ہیں، کتنی جوتیاں چپلیں ہیں، سلیپرز ہیں، اس کو نکالیں. آپ لوگ اگر اپنے گھروں کے حصوں کو ہی جا کے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سوچ کے میں نے جمع کر کے رکھا تھا کہ کام آ جائے گا، ابھی تک کام نہیں آیا. تو ان کے پاس جو ہورڈرز ہیں، جو اس قسم کے ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، ان کے پاس سالڈ ثبوت ہوتا ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں آ جائے گا کام، فلانے وقت میں کام آیا تھا. ان کا برین وکیل کی طرح کھڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور اگر آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، یا تو وہ لوگ گھر چھوڑ کر نکلیں گے، یا وہ لوگ سیلف ہارم کریں گے، یا وہ سوسائڈ کریں گے، یا وہ کسی شرک کے یا گناہ کے کام میں آئیں گے. یاد رکھیے بات، کیونکہ ان کی اٹیچمنٹ ایموشنلی ان چیزوں سے شدید ہے اور وہ ان کے برین کے اسٹریس کا ایک اسکیپ ہے. اٹ از سیم لائک کہ جیسے ہم تھک گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ماں کی گود میں چھپ کے ہم نے اسکیپ لے لیا. تو ہم نے اپنے برین کو سکھایا تو ہے نہیں صحیح سے کہ بھائی کون سا اسکیپ صحیح ہے، کون سا غلط ہے. تو جو دماغ کو سمجھ آتا ہے، جو ماحول ہوتا ہے، جو اسٹیمولس ہم لیتے ہیں، برین اس کو پکڑ لیتا ہے. جو ہولڈرز ہیں ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چیلنجنگ کام ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی میں نے آپ کو ٹپس بتا دی، میں تو صرف آپ کو اویئر کر رہی ہوں، تاکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نا یہ ایکسٹریم لیول پر ہے، پلیز جائیے اور ہیلپ لیجیے. یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے، اور جن ڈاکٹر کے ساتھ میری ٹریننگ تھی انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ یہ بات اگر میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب میں ضرور پروگرام میں بات کروں گی، تو ہی ٹولڈ می کہ ضرور بتانا کہ جب ایسے لوگ جو ان کو چیزیں جمع کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، ان کے برین میں سیروٹونن کم بنتے ہیں، جو ہمارے ہیپی کیمیکلز ہوتے ہیں وہ کم بن رہے ہوتے ہیں، اور کورٹیزول لیول ہائی ہوتا ہے، یعنی اسٹریس کا ہارمون زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ضرور بتا دینا کہ اگر کوئی پیشنٹ یا کوئی بھی شخص جا رہا ہے اور اس کو ڈاکٹر دوائی دے رہا ہے، تو این ممکن ہے کہ وہ دوائی صرف نشے کی یا سونے والی نہیں ہوگی، وہ نفسیاتی دوائی نہیں ہوگی، وہ آپ کے دماغ کے اس کیمیکل کو بیلنس کرنے کے لیے بھی بعض اوقات ڈاکٹرز دوائیاں دیتے ہیں. تو یہ بھی شعور ڈیولپ کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے، تو ضروری نہیں کہ ماہر نفسیات آپ کو کوئی سلانے والی دوائی دیں گے یا آپ نفسیاتی ہو گئے. ایک ڈس آرڈر ہو گیا، برین کے اندر ایک کیمیکل کم بن رہا ہے، خوشی والا کیمیکل کم بن رہا ہے، سیروٹونن ہمارا ہیپی کیمیکل ہے، اچھا بننا چاہیے. ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے تو وہ آرٹیفیشل وہی والا کیمیکل مجھے اور آپ کو دے سکتا ہے تاکہ ہماری مدد ہو جائے. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ کسی وقت کسی کی عمر بھی حصے میں ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے. خواتین بوٹاکس تو بڑے شوق سے کروانا چاہتی ہیں، اپنی رنکلز کے لیے فلانی دوائی کھانا تو بڑا شوق سے چاہتی ہیں. میں اکثر گروپس میں دیکھتی ہوں یہی ساری خواتین جو میرے پاس ایڈ ہوتی ہیں، پتہ کوئی نہیں ہوتا کون ری سیلر کیا بیچ رہا ہے، لیکن ہر پروڈکٹ ان کو خریدنی ہے. دبلا کرنے کے لیے ہر ٹوٹکا انہوں نے کھانا ہے، ہر چورن ہر پاؤڈر انہوں نے لینا ہے. اور جہاں دوائی کی بات آ جائے کہ آپ تھوڑی دوائی کھا لیں، نہیں میں نفسیاتی تھوڑی ہوں، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. اس دماغی جو یہ پنجرہ ہے، یہ جو ایک جاہلیت ہے ہم سب کی، سے باہر نکلیں. غلط دوا کھا کے تھوڑی دنوں کے لیے دبلا ہو کے، پتلا ہو کے، گورا ہو کے، رنکلز چھپا کے، اپنی عمر سے کم دکھنے کے تو ہر عورت تیار ہے، اور اس وقت اس کے لیے پیسے بھی نکل آئیں گے. I'm really sorry to say. لیکن کسی کو ویسے بات کرنے کے لیے، سیشن کے لیے، دوائی کے لیے پیسے نہیں نکلیں گے. ہم پاگل تھوڑی ہیں جو ہم کریں گے. تو پھر آپ ان چیزوں کو اس سے اسکیپ نہیں لے سکتے. تیسری چیز اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ہورڈرز کے لیے ہوتی ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو نوٹس کرنا ہے کہ آپ کے اندر اگر ہورڈنگ کی عادت آ رہی ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل ہورڈنگ ہے، چاہے وہ اینیمل ہورڈنگ ہے، یا چاہے وہ آپ کا ہورڈنگ ڈس آرڈر ہے، یعنی جو OCD ہے، یعنی آپ چیزوں کو جمع کر رہے ہیں. آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہاں یہ میرا کوئی اسٹریس کا وجہ ہے اور واقعی اتنی چیزوں کو میں نے جمع کیا، ایسا تو ہوا نہیں. تو پہلی چیز تو ایکسیپٹنس ہے. سیکنڈ چیز کیا ہے، جب بھی آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، چاہے آپ اتوار بازار سے خرید رہے ہیں، چاہے آپ جمعہ بازار سے خرید رہے ہیں، چاہے آپ دبئی کے کسی مال سے خرید رہے ہیں، یا چاہے آپ کسی بڑے اچھے مال سے یا دکان سے خرید رہے ہیں، ہمیشہ ہم کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں سوچنا، 2 دفعہ بھی نہیں سوچنا، 3 دفعہ سوچنا. اینڈ گیو یور برین، اس کو ایک ٹاسک دیں، ایکسرسائز کروائیں. نفسیات کی دنیا میں
बिहेवियरल थेरेपी, जिसको बहुत सारे लोग CBT के नाम से जानते हैं, इसके अंदर अमेजिंग काम करती है. अगर आपको कोई डॉक्टर, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहता है कि जी आप CBT करवाएं, मैं आपको ज़ाती तौर पर बता रही हूँ कि मैं खुद, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रेन करती हूँ, मैं खुद क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को मैंने भेजा है फॉर CBT कि आप प्लीज़ इनसे करवाइए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो आपको बहुत हेल्प करेगी. इतनी सारी इंटरवेंशंस हैं CBT में जो कि आप को बहुत हेल्प करती हैं. CBT में ही हम इस किस्म की टेक्निक्स करवाते हैं, हम पेशेंट्स को देते हैं. मैं बहुत दफ़ा अपने क्लाइंट्स को ये रेकमेंड करती हूँ कि आप ज़रूर CBT में ये एक्सरसाइज कीजिए. 3 दफ़ा सोचिए. लेट्स सपोज मेरा नाम अंजुम है, या मेरा नाम, मैं मिस्टर B हूँ. अब मुझे होर्डिंग की एक आदत है, पैसे मेरे पास हों या ना हो, लेकिन मैंने बाजार जाना है और ख़रीदना है, और हर चीज़ ज़्यादा ख़रीद लेनी है. जूते, कपड़े, मग्स भी मैं ज़्यादा ख़रीदूंगी, इस डर के मारे के कहीं कम ना हो जाए, कहीं रह ना जाए. और अब मैंने देखा कि ये दुबई बीमारी की सूरत बन गई है, घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई कह नहीं रहा. ठीक है ना. अब मैंने क्या किया, मैं जैसे ही बाजार में खड़ा हुआ, मुझे एक चीज़ समझ आई, अब एक चीज़ मैंने ख़रीद ली, वो काफ़ी है. अब दिमाग ने मुझे कहा नहीं, थोड़ी और ख़रीद लो मिस्टर B, कमी ना हो जाए, आगे तो वैसी शॉर्टेज होने वाली है, महंगाई है ना, शॉर्टेज होने वाली है. अभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के चक्करों में हमने जाहिलियत में क्या किया था, जब आटा महंगा हो रहा था तो लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी में एक आटे की जगह 6-6 आटे की बोरियां लेके रख ली अपने घर में. अब चाहे उन आटों के अंदर सरसुरियां आ गई हों, आपके घर में रखी हैं वो. आलू आपने मनोमन मंगवा लिए, टमाटर महंगे हुए, आपने मनोमन मंगवा लिए. आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की तो क्या किया, आपने उन बेचारों के हिस्से का भी ना छोड़ा. इतना हौका, इतना, यानी ये अंदर की एक तकलीफ है जो कि आपके अंदर एक हौका बन के बनकलती है. उर्दू में हम कहते हैं ना, खाने का हौका, चीज़ों को जमा करने का हौका, से बाहर निकलें. ज़ख़ीरा अंदोज़ी वैसे भी मजहबी हिसाब से भी मुनासिब नहीं है, नफ्सियाती हिसाब से मुनासिब नहीं है. 3 दफ़ा सोचें, क्या ये लूँ मैं या नहीं लूँ. फिर देखें दुकान में और चीज़ें, फिर कुछ और देखें, अच्छा हाँ भाई और कोई चीज़ दिखाना मुझे, जब तक ये भी दिखाओ. फिर दूसरी दफ़ा सोचें मैं ये लूँ या ना लूँ. ऑलवेज थिंक थ्राइस. जब आप कोई चीज़ होर्डिंग में जाके ज़्यादा खरीद रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, आप ज़्यादा शॉपर जमा कर रही हैं, 1 जमा किया आपने, 2 जमा किया, 3 दफ़ा सोचें क्या ये मैं ज़्यादा तो नहीं खरीद ले रही, एक्स्ट्रा तो नहीं ले रही. क्या हो जाएगा अगर कम पड़ जाएगा तो. आज तक क्या हम में से कोई भूखा सोया है, क्या हमारे तन पर कपड़े बगैर हम सोए हैं. किस बात की घबराहट है, किस बात का फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है कि जमा कर करके रखा हुआ है. हम सब के स्टोर, हम सब के फ्रिज, हम सब के किचन कबर्ड में हजारों ऐसी चीजें होंगी जो कि हमने सोची थी कि हम इस्तेमाल करेंगे, मगर वो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रही, खराब हो गई. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जिन्होंने जूतों को संभाल के रखा. दुबई के जूतों की लाइफ थोड़ी होती है इतनी, पहनने में नहीं आए वो सब जूतों के मोती वोती झड़ वड़ गए, वो जूते पहनने में नहीं आए, आखिरकार वो जूते डस्टबिन में गए, ना खुद पहनाए ना किसी और को पहना दिया. तो आप जरा उसको सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा. अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है ज़ेबू नसा जी. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अच्छा, अब एक और चीज़, हाँ तो स्क्रीनशॉट भी जो आपको लगता है कि भाई कोई लीगल मैटर है, उसको भी मैं आपको एक तरीका बता दूं. ये एक आपस की बात है, सेशन लंबा हो रहा है लेकिन बताना बहुत जरूरी है. जहां आपको लग रहा है कि स्क्रीनशॉट तो आना जरूरी है, कुछ जगह लीगल मैटर्स हैं, कुछ लोग आपको तंग कर रहे हैं, तो अपने किसी रिलायबल शख्स के, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, किसी और शख्स को वो स्क्रीनशॉट भेज दें कि भाई अगर किसी वजह से मैं अपने फोन से इसको डिलीट कर दूं तो आप अपने पास संभाल के रखना, या ज्यादा परेशानी है तो उस वाले स्क्रीनशॉट को अपनी ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर दें, ड्राफ्ट कर दें. डिजिटल होर्डिंग से बचें. हजारों किस्म की फोटोज, वीडियोस, पता नहीं इवन जो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में, आपको इधर उधर वाले जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं हमारे फैमिली के, उसमें जो वीडियोस आ रही हैं, खुदारा उसको क्लीन करें. मैंने आपको मुझे याद है एक प्रोग्राम में बताया था, मैं डेली के 10 लोगों को अपने अकाउंट से डिलीट करती हूँ जो फालतू में पता नहीं कब मेरे पास ऐड हो गए. डेली की 10 लोगों की 10 अपनी फालतू तस्वीरों को डिलीट करती हूँ. रोजाना की मेरी ये आदत है ताकि मैं अपने आप को किसी भी फालतू झाबों से बचाऊं. डेली के 10 मैसेजेस मैं डिलीट करती हूँ पढ़ के. डेली की 10 ऐसी चीजें जो कि शायद मुझे लगता है कि मुझे नहीं होनी चाहिए मेरी लाइफ में, उनको डिस्कार्ड करती हूँ. आप देखिए कि आपका दिमाग नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा. बहुत सारी चीजों में हमें लोग उलझा के रखते हैं. बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप के मैसेजेस जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, उनको आपने क्यों सामने रखा हुआ है अपने, भाई उनका स्क्रीनशॉट लें. अगर बहुत परेशानी की कोई बात है या बहुत सबूत देना है तो, वरना तो मैं कहूंगी छोड़ें अल्लाह के हवाले, डिलीट करें वो चैट. व्हाट्सएप की चैट्स को डिलीट किया करें. एक तो वो आपके फोन को, एनर्जी को और स्टोरेज को कंज्यूम कर रही है. दूसरा, आप बार बार जब आएंगे व्हाट्सएप पे वही शक्ल नजर आएगी, वही डीपी नजर आएगी, वही डिटेल नजर आएगी. फिर बैठ के दिल को दुखाएंगे, फिर एंजाइटी का लूप बनेगा. व्हाई इज दैट सो भाई? डिलीट.
मैसेंजर पे जाएं, जो लोग आपको तंग कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, उनको ब्लॉक कर दिया ना, डिलीट, आगे बढ़े। ये डिजिटल होर्डिंग आज के जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि सारे जहां की टेंशंस नहीं, सलमा जी पता नहीं आया नहीं है, टेंशंस एक तरफ और ये वाली टेंशन एक तरफ, कि आपके सामने वही मैसेज आए चले जा रहा है, वही मैसेज आए चले जा रहा है, अब आप परेशान हो रहे हैं, डिलीट कीजिए, खत्म कीजिए कहानी, खलास। तो दूसरी टिप क्या है, दूसरी ट्रिप क्या है, ट्रिप क्या हो गया, एक चीज कि आपने 3 दफा सोचना है। दूसरी टिप ये है कि रोजाना 10 से 15 मिनट्स आपने क्लीन अप करना है। ये सीबीटी की सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निक है, जो मैं भी अपने क्लाइंट्स को अक्सर बताती हूँ। आज मैं स्पेशली सोच कर आई थी, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा बड़ा फेवरेट होने वाला था और हुआ नहीं था पिछले वीक, तो इसलिए मैं जरूर इसके ऊपर ये बताना चाहती हूँ कि 10 से 15 मिनट क्लीन अप कीजिए। जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज कॉल्ड 10 to 15 मिनट्स का क्लीन अप। रोजाना आपने अपने कमरे में, आपके पास टाइम है नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, बॉस की कॉल आ रही है, ऑफिस में बिजी हूं, हमको नहीं पता भाई, 24 घंटे बहुत होते हैं। एक नमाज का बहाना नहीं कर सकते हम और आप, एक सफाई का बहाना नहीं कर सकते हम और आप, बहुत टाइम होता है। रोजाना 10 से 15 मिनट अपने किचन का क्लीन अप कीजिए, अपने फ्रिज का क्लीन अप कीजिए, अपने ब्लैक बैग का क्लीन अप कीजिए, अपने कमरे का क्लीन अप कीजिए, अपने बिस्तर का क्लीन अप कीजिए और अपनी दराज का क्लीन अप कीजिए। ज्यादा नहीं तो अगर रोजाना भी मैं और आप 10 से 15 मिनट क्लीन अप टेक्निक्स में लगाते हैं, एक चीज, ब्रेन को सिग्नल चला गया कि हमने क्लीन अप करना है, तो फालतू चीजें कम होंगी। दूसरी चीज कि जो वो कबाड़ या वो चीजें जो हमने बचा के रखी हुई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होंगी, एकदम से हमारे ऊपर भी शॉक नहीं पड़ेगा। और हमारा, क्योंकि ज़ाहिर एंजाइटी होती है, आपकी अटैचमेंट होती है, तो आपको एकदम से मुश्किल नहीं लगेगी। आप क्योंकि रोजाना क्लीन अप करेंगे, एक चीज आज छोड़ दी, चलो कल निकाल दूंगा, चलो कल नहीं परसों निकाल दूंगी, कर लेंगे। एंड डू इट रेगुलरली। इवन अगर आपके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई मसले की बात नहीं है, ये कोई चैलेंज, ये चैलेंज है, उनके साथ ये एक्सरसाइज के लिए डेली करेंगे हम क्लीन अप। तुम भी करोगे, मैं भी करूंगी, ठीक है, आप भी करोगे, मैं भी करूंगी, अपने हस्बैंड्स के साथ भी कीजिए, अपनी बेगमात के साथ भी कीजिए, हौले हौले, टेक बेबी स्टेप्स। फिर एक और मजेदार चीज, जब हम क्लीन अप शुरू करते हैं, मेरे आपके ब्रेन को रिलीज मिलने लगता है, रिलैक्स हो जाता है ब्रेन, यानी नेचुरल सेरोटोनिन बढ़ने लगेंगे। अगर मैं और आप डेली कमरे की सफाई कर रहे हैं, ड्रॉर की सफाई कर रहे हैं, चीजों से, छोटी छोटी चीजों के क्लीन अप कर रहे हैं, आप देखेंगे आपके दिमाग को एक अजीब सा सुकून सा मिलेगा। शुरू में हो सकता है इट इज लाइक एक तूफान आता है ना, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करके जाता है, उसके बाद कितना काम हो जाता है। तो शुरू में हो सकता है, अगर आप, क्योंकि अगर आपको ओसीडी है और होर्डिंग ओसीडी है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन आप बाद में डेफिनेटली पैसे वापस ले लीजिएगा मुझसे, दिए है नहीं बट इट्स ओके, अच्छा लगेगा, ब्रेन रिलैक्स होगा जब हम शुरू करते हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटे छोटे टास्क अपने आप को देना। आपको पता चल गया है कि मुझे चीजें जमा करने की आदत है, मुझे कपड़े जमा करने की आदत है, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो पतले आप जब थे उस वक्त के थे, अब आपका वजन बढ़ गया, अब आप इस इंतजार में कि मैं पतली हो जाऊं तो मैं कपड़े पहनूं, उन कपड़ों के नग झड़ गए हैं, उन कपड़ों का फैशन पुराना हो गया, लेकिन रखे हुए। खुदा रहा ऐसा मत करें, अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी कजन्स को, अपने घर में काम करने वाली को, किसी को दे दें, शायद किसी और को पहन के किसी की दुआ लग जाए और अल्लाह आपको उसके मुतबादिल कुछ बहुत अच्छा दे देंगे। तो इन चीजों को जरा ख्याल करें तो आपको अच्छा लगेगा। छोटे छोटे अपने ब्रेन को टास्क दिया करें। अगर आपको पता है कि मेरे अंदर ये होर्डिंग की आदत डेवलप हो गई है, तो छोटे छोटे टास्क देना। लेट सपोज अगर आप एनिमल होर्डिंग करते हैं या पेट की अगर आपको रखने की आदत होगी और आप सफाई नहीं कर रहे, छोटे छोटे टास्क देना कि आज मैं इसकी सफाई कर लूंगा, ये शायद मुझे लग रहा है 2-3 परिंदे ज्यादा है, मैं हल्का हल्का इनका ख्याल रखता हूँ, इनको दे दूंगा किसी को। छोटे छोटे टास्क, बड़े बड़े टास्क नहीं। आज मैंने फ्रिज की सफाई करनी है, जो मसाले मैंने पुड़ियों में बांध के रबर बैंड लगा के, हमारी ये खवातीन की टिपिकल आदत होती है। आप लोग सोचते होंगे हम कहाँ रही हैं, बस मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कहाँ से गुजर कर आई हूँ, और कुछ लोगों को मैं देखती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है, लेकिन ये आम चीजें मैंने लोगों के घरों में देखी हैं। अच्छा, और मैं ऑब्जर्व भी शायद ज्यादा करती हूँ, तो मुझे बहुत फील होती है चीजें। छोटी छोटी पुड़ियों में बना के उसको रखा हुआ है। मत करें, ऐसा मत करें। वो शायद छोटी पुड़िया आपके घर में काम करने वाली ना, उस छोटी सी पुड़िया में अपना पूरे घर का खाना बना देगी। निकालें। एंड आई टेल यू, जब आप खुद महसूस करेंगे, जिस दिन आप अपनी अलमारी की सफाई करते हैं,
जिस दिन आपने अपने आप को छोटा टास्क दिया कि भाई आज मेरे पास बहुत सारा काम है तो आज मैं सारा कुछ तो नहीं सफाई कर सकती, पर चलो आज मैं एक काम करती हूँ, आज मैं उस वाली अलमारी के पास पहुंच जाती हूँ जो बहुत दिनों से मुझे चीख चीख के कह रही है कि सफाई करो। आप देखेंगे कि पहले आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा हाय अल्लाह जी कितना कपड़ा है, क्या करूं। लेकिन जब आपकी वो अलमारी सच के बन के तय लग के सेट हो जाएगी तो आप एक एक को बता के बताएंगी, खासकर खवातीन, देखो आज मैंने अलमारी कैसी अच्छी सेट की, आज कितनी अच्छी लग रही है अलमारी। आपको खुद को भी ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया है। नो, दिस इज कॉल्ड द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जो मेरे आपके ब्रेन को मिलनी चाहिए आफ्टर एवरी क्लीन अप। यही वजह है कि जब हम CBT लोगों को करवाते हैं तो उसमें हम उनको दवाई की थेरेपी नहीं देते, हम उनको डिफरेंट टास्क देते हैं, उनके साथ कमिटमेंट करते हैं। एक पक्का वादा होता है क्लाइंट का और काउंसलर का कि आपने मुझे लेके तस्वीर खींच के भेजनी है और फिर मैं आपसे कहूंगी कि शाबाश क्या बात है, आपने अचीव किया ये चीज। तो जब आप इसको पैटर्न बनाएंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर जो होर्डिंग डिसऑर्डर था वो क्योरेबल हो गया। आप माइंडफुल हो गए कि शायद मैं चीजों को वाकईतन ज्यादा जमा कर रही हूँ। बट माई साथ डिफरेंट है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी में मैं कुछ भी जमा नहीं करती, इनफैक्ट जो लेना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, यहाँ हम बात कर रहे हैं फरा साजिद स्पेसिफिकली होर्डर्स की, यानी हम उनकी बात नहीं कर रहे कि जो जमा नहीं करते। आज का पूरा टॉपिक जो है वो होर्डिंग पर है, जखीरा अंदोजी करने वालों पर। बहुत बार बहुत सारे लोग इनोसेंट होते हैं, यानी उनको एक्चुअली में पता नहीं होता, उनका इंटेंशन भी नहीं होता कि वो चीजों को जमा करके रखें या किसी का हक मारें, बट क्योंकि वो अपने ट्रॉमा के टर्मोइल में फंसे होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेस उनको लेके चल रहा होता है और वो स्ट्रेस उनको इमोशनल अटैच करता है। इट इज सेम लाइक कि बहुत सारी खवातीन आपको मिलेंगी जो कहती हैं कि जब मैं दुख से उठी तो फलाने शख्स ने मेरा हाथ थाम लिया, ओहो हो, मुझे मालूम है कि वो मेरा हमराज नहीं है, बेवफा है, लेकिन क्योंकि दुख की घड़ी में उसने मेरा हाथ दिया तो अब मैं उसको छोड़ नहीं सकती, है ना। सेम ऐसे ही है, कुछ लोगों को कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ लोगों को कोई गंदी साइट्स मिल जाती हैं, और कुछ लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमा में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, किसी दुख की कैफियत में ये वाली बीमारियां ले लेती हैं उनकी जगह और फिर वो होर्डर्स बन जाते हैं। बहुत तफसील से बात कर सकती हूँ, बहुत सारी और चीजें भी बता सकती हूँ, लेकिन जाते जाते लास्ट रिसर्च आपके साथ जरूर शेयर करके जाऊंगी। हर 6 में से 2 लोग होर्डर्स होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि वो तमाम लोग जो शदीद डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होते हैं, जब उनका प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है तो दे आर द वंस जो कि होर्डिंग के बहुत शदीद कहीं ना कहीं शिकार होते हैं। चाहे वो डिजिटल होर्डिंग हो, चाहे वो एनिमल होर्डिंग हो, या चाहे वो ओवरऑल होर्डिंग OCD हो, जिसमें आप चीजों को जमा कर रहे हैं, आपकी चीजों के साथ अटैचमेंट हो रही है, और अगर कोई आपसे, आपका चाहे कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, उससे उसको हटाने की या सफाई करने की या उसको चेंज करने के लिए कहता है तो आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं, अगर आपका बस चलता है तो, और अगर नहीं बस चलता तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, विच इज नॉट द राइट थिंग, और जिसकी वजह से आपका दिमाग आपकी बीमारी की तरफ शक्ल इख्तियार करता है और आपको तकलीफ होती है। यहाँ मैं एक बड़ी अमेजिंग चीज लिख के लेकर आई थी, मैं भूल ना जाऊं, इतनी सारी बातें होती हैं तो मैं बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी चीज भी हमें बताई गई कि बहुत बार जब आपके अंदर ये मटीरियल को जमा करने की आदत हो जाती है तो आपके अंदर फियर का फैक्टर बढ़ जाता है, यानी आपके अंदर खौफ बढ़ता है। इट इज लाइक कि अगर मुझे ये वाली OCD है तो जो मेरा खौफ छोटा था पहले वो बढ़ जाएगा अगर मैं चीजों को जमा करते रहूंगी। और इसको नफ्सियात के, या इसको अगर हम होर्डिंग के स्पेक्ट्रम में देखें माइंड साइंसेस की नजर से, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जितनी चीजें मैंने और आपने जमा की वो सारे के सारे मेरे और आपके वो इनविजिबल खौफ हैं जो हम किसी से कह तो नहीं रहे, जाहिर भी नहीं कर रहे, लेकिन वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। वो कपड़े, वो चीजें, वो फलाना खत। भाई एक सिंपल सोल्यूशन मैंने इसका निकाला, हमारे वालिदैन हैं, हमारे नाना नानी हैं, हमारे कोई टीचर हैं, किनकी कोई ऐसी वाकई याद है, उनको तो नहीं दे सकते ना हम, दो चीजों को अलग रखें। मैं कहूंगी उनको जमा मत करें, थोड़ा पैसा लगाएं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा दिमाग लगा लें, अगर पैसा महंगाई है तो फ्रेम इट, तो फिर वो होर्डिंग में नहीं आएगी। हम कहते हैं मैं अब्बू की लिखी हुई चीज थी, मेरे भी अब्बू बहुत अच्छा लिखते थे, मेरे नाना बहुत अच्छा लिखते थे, तो मैंने उनकी चीजों को जमा नहीं किया, मैंने इसका ये सोल्यूशन निकाला कि उसको फ्रेम करके लगा लिया जाए, कहीं उसको एक ऐसी शक्ल दे दी जाए कि जिससे वो चीज नजरों के सामने भी रहे और उस चीज को एक इज्जत दे दी, फिर वो होर्डिंग में नहीं आएगी कि भाई हमारे अब्बू का लिखा हुआ खूबसूरत था ई कार्ड था, या कोई ईद कार्ड था, या हमारे नाना की लिखी हुई कोई तहरीर थी, तो हम उसको कहाँ रखें, आप उसको फ्रेम करा लें। अगर आपके पास फ्रेम के पैसे नहीं है तो आप घर में कार्डबोर्ड के साथ
اب تو خواتین اتنا کام ہی نہیں کرتی نا، گوسپ کون کرے گا اور کام کون کرے گا، ماسی بیچاری کتنا کام کرے گی، ماسی سے کام لینا بھی تو ایک کام ہے نا بھائی، یہ تو خواتین جانتی ہیں. تو جی آپ گھر میں اس کو بنائیں، لیکن آپ اس کو ایک پراپر وے دے دیں. کوشش کریں کہ اپنے گھر سے چیزوں کو آہستہ 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 نکالیں تاکہ آپ کو اس بیماری سے نجات ملے. آپ کو نہیں پتا چل رہا، آپ کے خوف جو ہیں وہ سامنے نظر آئیں گے جب آپ اپنا کبڈ کھولیں گی، اپنا فریج کھول رہی ہیں، اپنی گاڑی کھول رہے ہیں. میرا زیادہ فوکس خواتین کی طرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میری جو کاؤنسلنگ ہے اس کا مین ڈومین خواتین ہے. مردوں میں بھی یہ چیز زیادہ ہے، لیکن خواتین کیونکہ ان چیزوں کو زیادہ دیکھتی ہیں اپنے کچن میں، اپنے کمروں میں، بچوں کے ٹوائز میں. جو بچے اب آپ کے بڑے ہو گئے ہیں اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اور اگر آپ کی فیملی پلاننگ مکمل ہو چکی ہے کہ دوسرا کوئی چھٹا چھوٹا ننا کاکا بیبی نہیں آنی، تو پلیز ان بچوں کو دے دیں جو شاید ان بچوں کی ان ٹوائز کی تمنا کر رہے ہیں. بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں کیونکہ بچوں میں پھر ہورڈنگ آتی ہے تو وہ بڑے ہو کر ہورڈرز بن جاتے ہیں، which is not the right thing or not a healthy way. تو کوشش کریں کہ آج نہیں تو کل، نہیں تو کسی چھٹی والے دن چھوٹے چھوٹے اسمال ٹاسک دیں، اپنے بچے کو ٹاسک دیں کہ چلو آج تم کمرے کی صفائی کرو، تم سلیکٹ کرو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز شیئر کروں گی کہ میں نے اپنے بچے میں ایک چیز دیکھی کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بچے اپنی چیزوں کو لے کے بہت فنکی ہوتے ہیں. سبھی بچے ہوتے ہیں شاید، ذرا دیکھتے ہوئے ان کو ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ میری فیوریٹ کار ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو ہمیں اور آپ کو سکھانا ہوتا ہے کہ اب یہ تمہارے استعمال میں ہے، نہیں یہ رکھی ہے تو کیا ہم اس کو کسی کو دے دیں؟ تو بچے کو تھوڑا سا بچہ ریزسٹ کرتا ہے، ماما نہیں میں اس سے کھیلتا ہوں. لیکن اگر آپ بچے کو ٹاسک دینا شروع کر دیں، اور یہ اس لیے اگزامپل دے رہی ہوں کہ اپنے آپ کو بھی ایسی ٹاسک دیں گے کہ چلو آج تم سلیکٹ کرو، یہ میں تمہیں ایک تھیلا دے کے جا رہی ہوں، ایک فوڈ پانڈا کا کسی کا بھی ایک بیگ دے رہی ہوں، اب تم اس میں جمع کر دو. بچہ کہے گا میرے پاس تو کوئی ایسا، مجھے یاد ہے میرے بیٹے نے کہا کہ ماما میرے پاس آپ نے تو سارے ٹوائے دے دیتی ہیں، میرے پاس تو کوئی ایسا ٹوائے ہے ہی نہیں جو میں دوں. میں نے کہا نہیں، سوچو، تھنک اباؤٹ اٹ، میں جا رہی ہوں ذرا کچن میں کام شام کرنے، تمہیں میں دیتی ہوں اتنا ٹائم، تم ڈھونڈو، کمرے میں بہت چیزیں ہیں، کچھ نہ کچھ تو ملے گا، جب تک میں آؤں تو یہ ہاف بھرا ہوا ہونا چاہیے. ایک دفعہ گئی تو اس میں کوئی اکا دکا ٹوٹی پھوٹی چیز تھی خالی. پھر دوسری دفعہ گئی، میں نے کہا مصطفیٰ واٹ آر یو ڈوئنگ، کوئی چیز کیوں نہیں مل رہی؟ ہاں وہ ماما. تیسری دفعہ جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ کیونکہ اس کو کافی ٹائم مل گیا پروسیس کرنے کا، اس نے کافی چیزیں اس میں ڈال دی. پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہاری یہ والی گاڑی تھی، تم کھیلتے ہو اس سے کہ نہیں کھیلتا تو نہیں ہوں. میں نے کہا دیکھو کل احمد آیا تھا جو ہمارے گھر کام کرتی ہے اس کا بیٹا، تو اس نے تمہیں ایک گاڑی سے، اس نے کہا ہاں ماما کھیلا تھا، تو میں نے کہا تم اس کو گفٹ کر دو، اس کے بدلے تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے کوئی بہت اچھا گفٹ دے دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، میں تو تمہیں نہیں دوں گی، دیکھو کہاں سے ملتا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو ویٹ اینڈ واچ. اگر تم یہ میجک دیکھنا چاہتے ہو. چھوٹا تھا، سمجھ آ گیا، ڈالنا شروع کر دیا. اب ہر تھوڑے دن بعد یہ اسمال ٹاسک شروع کر دیے ہم ماں بیٹے نے، تاکہ اس کی ٹریننگ کے چکر میں میری بھی ٹریننگ ہوتی جائے بار بار، کہ ہم نے جلدی چیزوں کو ڈسکارڈ کر دینا ہے، تاکہ سامان اتنا ہی ہو میرے اور آپ کے پاس کہ اگر ہم یہاں نہیں ہوں تو ہمارے پیچھے سمیٹنے والوں کو دقت نہیں ہو. بس اتنا خیال رکھیے گا. یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اتنا ہی سامان ہو کہ اگر کسی وقت کل کو میں نہ ہوں تو جو میرے پیچھے والے ہیں ان کو دقت نہیں ہو کہ یا اللہ کیا کیا چھوڑ گئے، کہاں سے سمیٹیں، کیا کریں. وہی چیزیں ہوں جو استعمال کی ہیں، وہی کپڑے ہوں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی اداسی کی بات نہیں ہے، لیکن ریالٹی ہے. آپ بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنا سامان اتنا ہی رکھیں. اللہ ہم سب کو زندگی اور صحت دے، لیکن لائف بڑی انسرٹن سی ہے نا، کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو اپنے نا ذخیرہ اندوزی اتنی رکھیں کہ اگر آپ نہیں ہو تو پیچھے والوں کو دقت نہ ہو، گھبرائے نہ ہو کہ بھائی کیا تھا، کہاں سے نکل رہا ہے، ان کو دقت نہ ہو. اور پھر وہ سامان جو آپ اپنی زندگی میں اپنی پسند سے، اپنے آبسیشن سے خریدی بھی چیز جب آپ دوسروں کو دیتے ہیں، اس کی خوشی اسی وقت انجوائے کر لیں. بعد میں پتہ چلے جب آپ نہ رہیں تو آپ کی وہ چیزیں جو شاید آپ نے پتہ نہیں کیا سوچ کے رکھی تھی وہ ادھر سے ادھر رل رہی ہوں، یا پتہ نہیں کس کے حصے میں آ رہی ہوں یا نہ بھی آ رہی ہوں، ڈسٹ بن کی زینت بن رہی ہوں. سوچیے گا ضرور. اپنے اور اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں، اپنے ہسبینڈس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں، اپنی بیگمات کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں، تاکہ گھر کا کلین اپ ہو. ایک دفعہ بچہ مشکل میں ڈالے گا، ایک دفعہ ہمیں بھی مشکل ہوگی. جب بار بار کریں گے نا تو بچے کا دماغ ٹیون ہو چکا ہوگا، میرا آپ کا دماغ ٹیون ہو چکا ہوگا کہ دینا ہے دے دیتے ہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ دے بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت شروع کرتے ہیں جب ہم اس طرح کی، وہ آپ کو دیتے رہتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی. تو اس ہاتھ سے دیتے رہیں
इस हाथ से लेते रहें, एक सिंपल सा तरीका बना लें, सबसे अच्छा फॉर्मूला है। आई होप कि आपको हेल्प मिली हो आज के टॉपिक से। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। उन लोगों तक बराए मेहरबानी ये टॉपिक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो शायद इस किस्म की चीज़ों को करते हैं और उनको मालूम नहीं होता। उनको पता होना चाहिए कि जनाब DSM-5 की मैनुअल के मुताबिक ये एक डिसऑर्डर है और इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, क्योरेबल चीज़ है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। बात करते हुए कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लगी तो बहुत माजरत, और कोई भी ऐसी बात जो दिल को पसंद आई है तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक किसी और अमेजिंग से टॉपिक के साथ। तो दिन अपना ढेर ख्याल रखें और भूलिएगा नहीं, खाना बनाते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, चाय पीते हुए, किसी को स्टॉक करते हुए, यूं ही अपनी दराज को खोलते हुए कि क्या मैं भी किसी होर्डिंग डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं हो गई हूँ। और डिसऑर्डर ना भी हो, लेकिन अगर मैं होर्डर्स में से हूँ तो मैं इसको क्योर कर सकती हूँ बहुत आसानी से। अल्लाह ने मुझे और आपको ये सलाहियत दी है। रिपीट करके जा रही हूँ, पहली चीज एक्सेप्ट कर लें अगर आपके अंदर ये चीज है। दूसरी चीज 3 दफा सोचना है कोई भी चीज इस्तेमाल करते हुए, खरीदते हुए, ऑर्डर करते हुए। थिंक थ्राइस, 2 दफा नहीं। तीसरी चीज, रोजाना 10 से 15 मिनट का आपने क्लीन अप, एक प्रॉपर क्लीन अप का टेक्निक करनी है, उसका सेशन बनाना है। चौथी चीज, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को छोटे छोटे टास्क दें डेली बेसिस पे। डेली नहीं दे सकते तो वीकली दें एंड सी द रिजल्ट्स। फिर आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। सुन सकते हैं आप मुझे कराची FM 96 पे। उन लोगों का बेहद शुक्रिया जो मुझे मुसलसल मैसेज करते हैं, प्रोग्राम में साथ बनाए रखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके साथ राजी हो। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों में आसानियां बांटने वाला बनाए। अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे, बाय बाय, फी अमान अल्लाह।